देखो बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। अब अभी तक हमने यही पढ़ा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दोनों पे डिपेंड करता है। यही हमने अभी तक देखा है। लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन जो कि गुल्डबर्ग और वेज ने दिया, उसने ये बोला कि अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर करना चाहते हो, देखना चाहते हो, नापना चाहते हो, तो हमको रिएक्टेंट के टर्म्स में लेना होगा। उसने क्या बोला कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन मोर एक्यूरेटली वी हैव टू टेक इट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, इसने ये बोला। ठीक, अब एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेते हैं जिसमें ए और बी के मिलने से प्रोडक्ट बन रहा है। ए और बी क्या है? रिएक्टेंट है। इसके मिलने से एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है? तो लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को अगर ज्यादा एक्यूरेट कैलकुलेट करना चाहते हो तो रिएक्टेंट के टर्म्स में लेना होगा। तो यही दोनों रिएक्टेंट है। तो क्या होता है? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। तो क्या बोलता है लॉ ऑफ मास एक्शन? जो रेट होता है वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या ये कह सकते हैं कि जो रेट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो तो क्या हम हो जाएगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ए और बी क्या है? तो रिएक्टेंट है। अब रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? के और ए इंटू बी। अब के क्या है बेटा? तो रेट कांस्टेंट है। बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो, अगर कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी हो जाए यानी 1 हो जाए तो क्या हो जाएगा? रेट इक्वल टू के। तो यहां से हम रेट कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। रेट कांस्टेंट इज द रेट व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन टू बी यूनिटी। क्या हमने बोला कि रेट कांस्टेंट वो रेट है जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो? 1 हो। रेट कांस्टेंट वो रेट है जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना हो? 1 हो। तो हमने क्या देखा, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। लॉ ऑफ मास एक्शन जो कि गुल्डबर्ग और वेज ने दिया, इसने ये बोला कि अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को मोर एक्यूरेट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमको इसको क्या करना होगा? रिएक्टेंट के टर्म्स में लेना होगा। ठीक, इसने बोला कि इफ वी वांट टू कैलकुलेट rate of reaction more accurately we have to take it in terms of reactant। बस यही बोला उसने। ठीक, अब देखो, अगर मान लो हम एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेते हैं जिसमें स्टोइकियोमेट्री भी इन्वॉल्व है, तो हमने क्या देखा? ए क्या है? स्टोइकियोमेट्री है। बी क्या है? स्टोइकियोमेट्री है, जिससे एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखो, इसके लिए तुम रेट क्या लिखोगे? रेट इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का पावर ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का पावर बी। अभी तक आपने देखा चूंकि डिफरेंशियल रेट ऑफ इक्वेशन था तो उसमें जो स्टोइकियोमेट्री थी वो रेसिप्रोकल में जाती थी। याद है? डिफरेंशियल रेट ऑफ इक्वेशन में जो स्टोइकियोमेट्री थी वो रेसिप्रोकल में जाती थी, लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन में जो स्टोइकियोमेट्री है वो कहां जाएगी? पावर्स में जाएगी। ध्यान देना, डिफरेंशियल रेट ऑफ इक्वेशन में जो स्टोइकियोमेट्री थी वो रेसिप्रोकल में जाती थी, अभी मैंने आपको बताया। लेकिन इसमें जो स्टोइकियोमेट्री है वो किस में जाती है? पावर में जाती है। बात समझ में आई? एक बार और समझ लो। क्या कहता है ये लॉ? ये लॉ कहता है कि अगर हम मोर एक्यूरेट रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमको इसको रिएक्टेंट के टर्म्स में लेना चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। सबसे पहला क्या है? लार्जर द वैल्यू ऑफ के मोर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब के की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी? फास्ट होगी, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, उसके बाद क्या है? डिफरेंट रिएक्शन हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ के। हर एक रिएक्शन के लिए के की वैल्यू क्या होती है? डिफरेंट होती है। एट फिक्स्ड टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के इज कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर फिक्स है तो के की वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो के की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, और जब के की वैल्यू बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। फॉर द पर्टिकुलर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ के इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कुछ रिएक्शन के लिए जो वैल्यू ऑफ के है
उसका कॉन्सेंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं। जैसे यहाँ पर रिएक्शन लिखा है ना हमने। अब देखो, अगर इस पूरे टॉपिक को समराइज करो तो हम ये कह सकते हैं कि बेटा कि लॉ ऑफ मास एक्शन ये बोलता है कि अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसको हमको रिएक्टेंट के टर्म्स में लेना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। किसने बोला? ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये दिया था गुलबर्ग और वेच ने। बात समझ में आई? तो यहाँ से आप रेट कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हो, रेट लॉ को भी डिफाइन कर सकते हो कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एट अ गिवन टेम्परेचर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी वेयर ए एंड बी आर द रिएक्टेंट्स। ऐसे डिफाइन भी कर सकते हो। तो ये क्या रहा? ये रहा हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन। और समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है रेट लॉ। क्या होता है रेट लॉ? और देखते हैं। देखो बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेट लॉ। ठीक, क्या लिखा है मैंने? इट गिव अस द एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन का एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन कौन देता है? रेट लॉ देता है। अगर इसको पढ़ने से पहले आप मुझसे कॉन्सेप्ट समझना चाहो कि क्या होता है रेट लॉ, तो सुनो। रेट लॉ जो होता है बेटा ये एक्सपेरिमेंटल है और लॉ ऑफ मास एक्शन ये थ्योरेटिकल है। क्या डेफिनेशन, क्या मेन डिफरेंस है? रेट लॉ इज एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना व्हाइल लॉ ऑफ मास एक्शन इज अ थ्योरेटिकल। दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया जाता है, वो क्या होता है? थ्योरेटिकल होता है। अब देखो, जैसे मान लो एक रिएक्शन हमने लिया 2NO2 plus F2 gives 2NO2F। 2NO2 plus F2 gives 2NO2F। अब लॉ ऑफ मास एक्शन से अगर इसका आप रेट लिखोगे तो रेट क्या हो जाएगा? जो रेट होता है वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आप लिखोगे रेट तो क्या लिखोगे? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO2। ठीक, अब मैंने आपको बताया था कि जो स्टोइकियोमेट्री होता है वो पावर में चला जाता है, तो यहां चला जाएगा और F2। ठीक, अब इसको जब हटाओगे तो K आएगा, कांस्टेंट आएगा। वही मैंने लिखा है रेट इक्वल टू K NO2 का पावर 2 इंटू F2। अब ये 2 जो है स्टोइकियोमेट्री में पावर में चला गया। ये हो गया रेट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। बात समझ में आई? लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन का हमने रेट लिख दिया। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया गया, जब एक्सपेरिमेंटली इसको डिटरमाइन किया गया तो हमने देखा कि इसका रेट ऐसे आता है। अब देखो, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो ये जो हमने इसका रेट निकाला अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन ये थ्योरेटिकल है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब रेट डिटरमिन किया गया तो ये आया। तो बेसिक डिफरेंस क्या हुआ? लॉ ऑफ मास एक्शन इज अ थ्योरेटिकल व्हाइल रेट लॉ इज अ एक्सपेरिमेंटल। अब फिर से हम एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेते हैं, AA प्लस BB इक्वल टू प्रोडक्ट। ठीक, या कह सकते हैं कि AA और BB के मिलने से एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग इसका आप रेट लिखोगे तो क्या लिखोगे? रेट इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। ऐसे लिखोगे। जो स्टोइकियोमेट्री है वो पावर में चला गया, लेकिन यहां हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और B नहीं लिख के क्या लिखेंगे? P और Q। क्यों लिखेंगे? देखो, P and Q are experimentally determined value and it may or may not be equal to A and B। P और Q जो है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है। जरूरी नहीं है कि ये A और B के बराबर हो। नॉर्मली अगर आप इसका लिखते तो क्या लिखते? A का कॉन्सेंट्रेशन का पावर A और B के कॉन्सेंट्रेशन का पावर B। लेकिन हमने लिखा क्या? अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। तो रेट लॉ में जब आपने लिखा तो इसका क्या लिखा है? रेट इक्वल टू K A का पावर P और B का पावर Q। P और Q क्या है? P और Q एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यू है। अब रेट लॉ से आपने इसको ऐसे लिखा, लेकिन अगर लॉ ऑफ मास एक्शन से लिखते तो क्या लिखते? यहाँ P और Q की जगह A और B करते। तो क्या हमने समझा? हमने ये देखा बेटा कि जो रेट लॉ है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यू होती है और जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो क्या है?
थ्योरेटिकल है। यही रीजन है कि यहाँ पे हम A और B ना लिख के क्या लिख रहे हैं, P और Q लिख रहे हैं। अब ये P और Q जो है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यू है, और ये जरूरी नहीं है कि ये P और Q A और B के बराबर हो। क्यों होगा ऐसा? इसलिए ऐसा होगा कि देखो यहाँ पे जो आपने रेट लिखा है किसके अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ मास एक्शन, और यहाँ पे जो रेट है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड है। तो ये और ये दोनों सेम नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है कि P और Q A और B के बराबर। नेक्स्ट टॉपिक देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को देखने से पहले एक रिएक्शन लेते हैं। इसमें भी देखो स्टोइकियोमेट्री A है, रिएक्टेंट A, स्टोइकियोमेट्री B, रिएक्टेंट B, और उसके मिलने से एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब क्या कहोगे, अकॉर्डिंग टू रेट, रेट क्या लिखोगे, रेट इक्वल टू K इंटू A का पावर P और B का पावर Q। P और Q क्या है, तो P और Q एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यू है, जो जरूरी नहीं है कि A और B के बराबर हो भी सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। तो इसी पावर के सम को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। A और B एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिए जिससे प्रोडक्ट बन रहा है, उसका रेट लिखा अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, तो ये आ गया। P और Q क्या है, तो P और Q एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यू है, जिसकी वैल्यू जरूरी नहीं है कि A और B के बराबर हो भी सकती है। तो इसी पावर के सम को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इसको हमने कहा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको अगर डिफाइन करना चाहो तो क्या है, इट इज द सम ऑफ पावर, पावर का सम है, टू विच कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन द रेट लॉ। ठीक, इक्वेशन टू एक्सप्रेस द ऑब्जर्व्ड रेट ऑफ रिएक्शन, क्या बोल रहा है, इट इज द सम ऑफ पावर टू विच कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन द रेट लॉ, इक्वेशन टू एक्सप्रेस द ऑब्जर्व्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ऑब्जर्व रेट जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया गया है, मतलब क्या होता है कि P प्लस Q, P और Q क्या है बेटा, पावर का सम है। P एक पावर है, मान लो A का पावर P है और B का पावर Q है, यानी यहाँ पे देख लो कहाँ गया, यहाँ पे, तो इसके सम को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू होती है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या समझा हमने, कि लॉ ऑफ मास एक्शन थ्योरेटिकल होता है, रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल होता है। यहाँ पे हमने लॉ ऑफ मास एक्शन से इसका रेट लिखा तो कुछ और आया, और एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया तो कुछ और आया। इसका मतलब क्या है कि जो हमने इसका रेट लिखा, इसको हम थ्योरेटिकली एक्यूरेट डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसको हमको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, और जब भी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे तो इसको कहेंगे रेट लॉ। बात समझ में आई? चलो अब देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के क्या क्या टाइप्स हैं। देखो फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, बहुत सारे टाइप से एक एक करके समझते हैं इसको। ठीक है, थैंक यू। देखो हमारा पहला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक रिएक्शन हमने लिया है N2O5, जब डिसोसिएट हो रहा है NO2 प्लस हाफ O2 बना रहा है। इसके लिए रेट क्या लिखेंगे, रेट इक्वल टू K इंटू N2O5। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। अब इसके लिए P प्लस Q यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन P प्लस Q, तो दो तो टर्म्स है ही नहीं, एक ही है, इसका सम कितना है 1, तो 1 है तो ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पे देखो ये कंपाउंड है, जब टूट रहा है तो नाइट्रोजन और वाटर के मॉलिक्यूल बना रहा है, इसके ऊपर पावर कितना है, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो क्या होता है 1 होता है। तो P प्लस Q का सम अगर 1 आ गया तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी। दूसरा देखो 2NO2 gives 2NO plus O2, ये रिएक्शन है 2NO2 gives 2NO plus O2। अब रेट लॉ के अकॉर्डिंग इसका हम क्या लिखते हैं, रेट लिखते हैं, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और जो स्टोइकियोमेट्री होती है वो क्या होता है, पावर में चला जाता है। ठीक, चला गया, हमने रेट लिख दिया। अब P प्लस Q की वैल्यू निकालो, तो P प्लस Q की वैल्यू निकालोगे कितना आएगा, 2 आएगा, तो 2 आ रहा है तो ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी।
इसमें 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है, तो ये दोनों फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी। इसमें कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी। यहाँ देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो हमने लिया H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। अब रेट लॉसेस का लिखो रेट, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू K और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का प्रोडक्ट हो गया। अब इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, पावर्स का सम होता है, तो जोड़ दो पावर्स का सम क्या है, P प्लस Q, तो 1 प्लस 1 यानी ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, 1 प्लस 1 2 होता है। उसी तरह देखो नेक्स्ट थर्ड ऑर्डर रिएक्शन 2NO2 प्लस O2 गिव्स 2NO, क्या है 2NO2 प्लस O2 गिव्स 2NO, ये हमारा रिएक्शन है, ठीक 2NO2 ये हमारा रिएक्शन है। अब इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो पहले रेट लिख लो, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा K और K लिख लिया हमने NO2, जो स्टोइकियोमेट्री होती है वो कहाँ जाती है, पावर में, और एक और रिएक्टेंट क्या है, ऑक्सीजन। अब इसका P प्लस Q का सम क्या आएगा, 2 प्लस 1, तो P प्लस Q का सम आएगा 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 यानी 3, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें जो ऑर्डर होता है रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे ये है अमोनिया है, अगर डिसोसिएट होगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाएगा, तो इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, जीरो है, यानी ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। अगला क्या है, फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, अपॉन, देखो यहाँ फ्रैक्शन के फॉर्म में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसमें आता है उसको फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। एक रिकैप मारते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो होती है जिसमें पावर का सम 1 होता है, सेकंड ऑर्डर वो होती है जिसमें पावर का सम 2 होता है, थर्ड ऑर्डर वो होती है जिसमें पावर का सम 3 होता है। यहाँ अगर P प्लस Q की वैल्यू निकालो तो क्या आएगा, 2 और 1 3, तो इसको थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे। अगला है जीरो ऑर्डर, तो जिसमें जीरो होता है, ये कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। अगला है हमारा फ्रैक्शनल ऑर्डर, जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है। बात समझ में आई? तो ये कुछ बेसिक्स टॉपिक थे, लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे हमारा कौन कौन सा टॉपिक है। ठीक है, थैंक यू।